आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं SN2 और SN1 और SN2 के आए हुए कुछ क्वेश्चंस। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने सबको कॉल लगवा दिया है। बाकी SN2 मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। SN1 को पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। SN1 में क्या क्या था? एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक। और 1 क्यों बोला था? क्योंकि रेट केवल डिपेंड कर रहा था आरएक्स की कंसंट्रेशन के ऊपर, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता था। 2 स्टेप प्रोसेस होता था, स्टेप 2 थे। और फर्स्ट जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था वो था कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। अगर हम लोग बात करते हैं कि दो मॉलिक्यूल आपको गिवन है, किसमें SN1 ज्यादा होगा, किसमें SN1 कम होगा, तो जो बेसिक चीज है वो हमें क्या देखनी है? कार्बोकैटायन कितना स्टेबल है किसमें। जिसमें कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा उसमें SN1 का रेट ज्यादा होगा, SN1 रिएक्शन का। दूसरी चीज हमने बात की थी कि सॉल्वेंट हम लोग कैसा लेंगे। सॉल्वेंट हम लोग लेते हैं पोलर प्रोटिक। पोलर का मतलब होता है जिसमें पोल्स डेवलप हो सकते हैं, और प्रोटिक का मतलब जिसके पास H+ होता है। जैसे कि वाटर ले लिया हमने, अल्कोहल ले लिया, इनको अगर हम लेते हैं तो इसकी कैटेगरी होती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और ये यूज किए जाते हैं SN1 के लिए। तो SN1 की इतनी सारी बातें थी। कार्बोकैटायन होने की वजह से जो स्पीसीज थी वो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रही थी, जिसकी वजह से जो अटैक होता था न्यूक्लियोफाइल का वो बोथ पोजीशन से हो सकता है, जिसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन में रिटेंशन और इन्वर्जन बोथ प्रेजेंट थे। तो अगर प्रोडक्ट आपको पूछा जाए और रिएक्टेंट आपका हो कायरल वाला, कायरल कार्बन वाला हो, तो आप प्रोडक्ट बताएंगे कि प्रोडक्ट बनता है रेसिमिक मिक्सचर। डी और एल दोनों ही फॉर्म होंगे और दोनों ही बनते हैं। प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसा होता है? रेसिमिक मिक्सचर। अब हम लोग बात कर रहे हैं SN2 मैकेनिज्म की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और कौन से टाइप का है? SN2। SN2 की सबसे पहली बात कि भाई 2 बोला क्यों? क्योंकि इसका जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आरएक्स की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, इसीलिए हमने इसको बोला SN2। दूसरी चीज, वहां पे SN1 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था। कार्बोकैटायन एक प्लेनर स्पीसीज थी, जिसकी वजह से दोनों तरफ से अटैक होता था न्यूक्लियोफाइल का। यहाँ पे एक स्पेशल बात यह है कि यहाँ पे पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनती है। पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट का मतलब है कि पेंटावैलेंट बन रही है, मतलब उसकी वैलेंसी आपको 5 दिखाई देगी। एग्जाम्पल लेके देखते हैं इस पॉइंट को हम लोग। जैसे मान लो आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड है, सपोज ये कार्बन हो गया, इसके ऊपर हाइड्रोजन लगा दो, इसके ऊपर ट्राइशियम लगा दो, ड्यूटेरियम लगा दो, और एक आपने X लगा दिया। एक आपने ड्यूटेरियम ले लिया, एक आपने प्रोटियम ले लिया, और एक आपने यहाँ पे X लगा दिया। ये एल्काइल हैलाइड है, और कायरल एल्काइल हैलाइड दिखाई दे रहा है सबको, कायरल मॉलिक्यूल है। इस एल्काइल हैलाइड के ऊपर क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, और न्यूक्लियोफाइल जो इसमें अटैक करता है वो बैक साइड अटैक करता है। SN2 में जो अटैक होता है वो होता है बैक साइड। बैक साइड अटैक होगा। बैक साइड अटैक होने का मतलब ये है कि भाई बैक साइड अटैक में मॉलिक्यूल में इस तरफ से X अगर इधर है तो इस तरफ से अटैक इसका होगा, और अटैक होने से एक
ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन का मतलब होता है कोई बीच की स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, और ये ट्रांजिशन स्टेट हमें कैसी देखने को मिलती है। ये कार्बन था, इसके ऊपर डी लगा था, इसके ऊपर एच लगा था, इसके ऊपर टी लगा हुआ था, और यहाँ पे लगा हुआ था एक्स। ट्रांजिशन स्टेट बनने का मतलब है कि यहाँ पे ये जो एक्स वाला बॉन्ड है ये टूट रहा होगा धीरे धीरे। वन स्टेप प्रोसेस होता है, और वन स्टेप प्रोसेस में क्या होगा, इसी प्रोसेस में ये एक्स धीरे धीरे टूट रहा होगा, और इसी प्रोसेस में एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल आकर के धीरे धीरे अटैक कर रहा होगा, धीरे धीरे न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ पे जुड़ रहा होगा। अगर आप देखो तो इस स्टेट में पूरे तरीके से X माइनस निकला भी नहीं है और पूरे तरीके से न्यूक्लियोफाइल जुड़ा भी नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये बाहर निकल रहा है और थोड़ा थोड़ा ये अटैच हो रहा है। तो अगर इस तरीके का अटैचमेंट आपको दिखता है तो आपको देखने से क्या पता लग रहा है कि ये जो स्टेट बन रही है इसमें 1 2 3 4 5 बॉन्ड हैं, इसलिए इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, पेंटावैलेंट। ये पॉइंट सबको क्लियर है। न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा, बैक साइड अटैक होगा। दूसरी चीज, इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और वो जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो पेंटावैलेंट होगी। पेंटावैलेंट क्यों बोला आपने, क्योंकि जो ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है इसमें एक्स पूरा बाहर नहीं गया होता है। जो SN1 था और SN2 में यही बेसिक डिफरेंस है कि SN1 में X निकल जाता है, R प्लस बन जाता है, और उसके बाद दूसरा वाला स्टेप होता है। यहाँ पे एक स्टेप में ही रिएक्शन होना है, तो उसी स्टेप में X बाहर निकल रहा होगा, इधर से आने वाला न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा होगा, और ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा होगा, और यहाँ से X माइनस निकल रहा होगा। 5 इसके ऊपर, कार्बन के ऊपर 5 आपके ग्रुप्स अटैच हो रहे हैं, इसलिए इसको पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट हम लोग बोलते हैं। दूसरी चीज, ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, पूछा जाता है इसके ऊपर चार्ज आपको क्या लगता है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो बोलते हैं कि ये जो पेंटावैलेंट स्टेज होती है ये एनायनिक होती है। एनायनिक का मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर कैसे लॉजिकल बताया जाता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियस लवर है, उसके पास खुद इलेक्ट्रॉन होंगे। X माइनस जो है इसके पास खुद इलेक्ट्रॉन है, X पूरा पूरा निकला नहीं है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो ओवरऑल में अगर हम देखें तो पूरी जो ट्रांजिशन स्टेट है इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। इतनी बात क्लियर है। हाँ रजत बोलिए। ट्रांजिशन स्टेट मतलब बीच की एक स्टेट बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बनेगी और तुरंत प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। ट्रांजिशन का मतलब है बीच की कोई स्टेट जिसको ना आप जिसको ना आप रिएक्टेंट कह सकते हो, जिसको ना आप प्रोडक्ट कह सकते हो, और बहुत छोटे टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए बनती है, ठीक है, लेकिन बनती है। तो SN2 में किस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट है, एक तो पेंटावैलेंट है, दूसरी कैसी चार्ज है, कैसा चार्ज है उसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज है। पेंटावैलेंट क्यों बोला, क्योंकि पूरे तरीके से न्यूक्लियोफाइल अटैच नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा अटैच हुआ है, और X माइनस जिसको बाहर निकलना है वो भी थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रहा है, इसलिए ये जो बॉन्ड है डॉटेड लाइन से शो किए जाते हैं, और इसको हम इसीलिए बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। यहां तक की बात क्लियर। तो SN2 में पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट, 2 स्टेप प्रोसेस, नहीं 1 स्टेप
वन स्टेप मैकेनिज्म होगा। दूसरी चीज, अब अगर हम लोग बात करें कि भाई SN1 में तो हमने लिया था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, SN1 में हमने लिया था, SN1 जो रिएक्शन करा रहे थे उसमें हमने लिया था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर का मतलब होता है ऐसा सॉल्वेंट जिसमें क्या हो, प्लस और माइनस चार्ज हो। प्रोटिक का मतलब होता है जिसमें क्या हो, प्रोटॉन हो। जो SN2 मैकेनिज्म होती है, SN2 मैकेनिज्म में जो फेवरेबल कंडीशन है वो फेवरेबल कंडीशन है कि आप पोलर तो ले लो, लेकिन सॉल्वेंट जो लो वो लो पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लीजिए। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का क्या मतलब है कि उसमें प्लस और माइनस चार्ज तो होंगे लेकिन वो प्रोटॉन डोनर नहीं होगा। ठीक है। अब SN2 में अगर हम लोग पोलर प्रोटिक ले लेते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है उसको समझ लेते हैं। SN2 अगर आप कराना चाहते हो रिएक्शन तो SN2 में प्रॉब्लम क्या होगी अगर आप पोलर प्रोटिक ले लोगे। ठीक, देखो जो आपका SN2 रिएक्शन है इसमें न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर भी रेट डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल का नेचर भी मैटर करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अगर आप SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हो तो रेट जो होता है SN2 का वो ज्यादा होता है। और अगर न्यूक्लियोफाइल वीक ले लोगे आप तो SN2 का रेट कम होता है, क्योंकि यहाँ पे अटैक करना होता है बैक साइड से, और बैक साइड से जो अटैक होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही कर पाता है। दूसरी चीज, यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट लेने से क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन देगा, और SN2 अगर मैकेनिज्म कराना है तो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए फ्री। और जब हम प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेते हैं तो प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है कि H+ देता है, और इसके जो H+ होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल को चारों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसके साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच होने लगते हैं। H+ जो होता है वो H बॉन्डिंग से न्यूक्लियोफाइल को अटैच करने लगता है, तो H बॉन्डिंग की भी पॉसिबिलिटी है। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो H+ है, H+ कैन सॉल्वेट न्यूक्लियोफाइल, और जब न्यूक्लियोफाइल H+ के थ्रू डिसॉल्व होने लगेगा तो जो इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी जिसको हम बोलते हैं, वो कम होने लगती है। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की। तो अगर आप प्रोटिक सॉल्वेंट ले लोगे तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होने लगेगा कि वो न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट करने लगेगा, डिसॉल्व करने लगेगा, जिसकी वजह से SN2 होने में दिक्कत आएगी। अब आप बोलोगे SN1 में पोलर ले लिया तो वो न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट नहीं कर रहा है, बिकॉज SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड नहीं करता है। तो वहां पे पोलर सॉल्वेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे वीक न्यूक्लियोफाइल से भी काम चल जाता है। यहां तक बात क्लियर है।
इसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो न्यूक्लियोफाइल वीक हो जाएगा और SN2 में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। SN2 के लिए प्राइम कंडीशन है कि न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए आपका स्ट्रॉन्ग, और अगर उसको H+ घेर लेते हैं चारों तरफ से और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, उसको डिसॉल्व कर लेते हैं अपने अंदर, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होने लगती है, जिसकी वजह से SN2 में दिक्कत आती है, क्योंकि SN2 में न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है बैक साइड अटैक के लिए, और SN1 में ऐसी दिक्कत नहीं होती है। तो अगर SN1 और SN2 की आप बात करो, कंपैरिजन की बात करो, तो आप कंपेयर कैसे कैसे कर सकते हो? SN1 और SN2 की अगर बात करो तो कैसे कैसे कंपेयर कर सकते हो? पहली बात, रेट डिपेंड करता है RX के ऊपर, इसमें SN2 में रेट डिपेंड करता है RX के ऊपर भी और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी। यहां पे अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है SN1 में तो बात आराम से बन जाएगी, वीक ही लेते हैं जनरली, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमें लेना पड़ता है। SN1 की अगर बात करो तो SN1 का अगर आपको रेट देखना है तो वो डिपेंड करता है कार्बोकैटायन कितना स्टेबल है। अगर ये स्टेबल है तो रेट होगा हाई, अगर स्टेबिलिटी कम है कार्बोकैटायन की तो उस केस में SN1 का रेट हो जाएगा कम। SN2 की अगर बात करो तो SN2 में देखते हैं हम लोग, SN2 का अगर रेट देखना है तो कई सारे फैक्टर होते हैं, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रांगनेस कितना स्ट्रांग है, दूसरी चीज एप्रोटिक सॉल्वेंट लेना है, तीसरी चीज अगर इसके रेट की बात कर रहे हो तो जो TS बन रही है वो कितनी स्टेबल है, TS कितनी स्टेबल है। और एक फैक्टर और याद रखो कि जो ट्रांजिशन स्टेट बता रहे हैं, अभी चेक करना बताते हैं। ट्रांजिशन स्टेट में अगर कोई EWG लगा हुआ है, EWG समझते हैं ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये SN2 को बढ़ाएगा, SN2 को इंक्रीज करने वाला फैक्टर है। SN1 की अगर बात करो तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को भी हम लोग देखते थे, और SN1 में ये भी देख सकते हो आप कि लिविंग ग्रुप कितना अच्छा है, क्योंकि अगर लिविंग ग्रुप अच्छा है तो क्या होगा, लिविंग टेंडेंसी अगर उसकी ज्यादा है तो जल्दी से कार्बोकैटायन बन जाएगा। SN1 में बेसिकली देखना है कि कार्बोकैटायन कितनी जल्दी बन जाता है, अगर कार्बोकैटायन किसी केस में जल्दी बन जाता है और स्टेबल रहता है तो वो उसमें SN1 ज्यादा होगा। SN2 की अगर बात करो तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देखेंगे, न्यूक्लियोफाइल की अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो भी वहां पे रेट ज्यादा होगा। दूसरी चीज एप्रोटिक सॉल्वेंट लेना है हमको, और अगर ट्रांजिशन स्टेट में कोई या जो मॉलिक्यूल है वहां पे जहां पे कार्बोकैटायन जहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसके पास अगर हम लोग देखें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो तो वो उसको SN2 के रेट को बढ़ा देता है। अब इनको, इन चीजों को हम लोग थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल से देखते हैं।
एक पॉइंट और याद रखो, SN1 3 डिग्री जो कार्बोकेटायन होगा इसके साथ लिख दीजिए ऑलवेज। मतलब अगर 3 डिग्री है कार्बोकेटायन तो वहां पे SN1 क्या होगा, हमेशा होगा, मतलब ज्यादा इसके ही होने की चांसेस हैं। SN2 की अगर बात करो तो SN2 में 1 डिग्री वाले में SN2 ऑलवेज। और अगर हम बात करें कि SN1 और SN2 बोथ दोनों के चांसेस कहाँ पे हैं, तो दोनों के चांसेस होते हैं 2 डिग्री में। मतलब 2 डिग्री में हमें ध्यान से देखना पड़ता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं कि SN1 ज्यादा हो सकता है या SN2 ज्यादा हो सकता है। वहां पे हम एकदम से ऐसा नहीं बोल सकते। SN1 जो होता है वो आपका 3 डिग्री में ज्यादा होता है, SN2 जो होता है वो 1 डिग्री में ज्यादा होता है। ऐसा होता क्यों है समझते हैं। देखो जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि ये 3 हैलाइड थे, एक ये वाला 3 डिग्री, एक हमने लिया था 2 डिग्री और एक हमने ले लिया 1 डिग्री। 3 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला। बात कर रहे हैं हम पहले किसकी, SN1 की। SN1 में क्या करना है, कार्बोकेटायन बनना है और 3 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होता है आपका, सबसे ज्यादा स्टेबल। तो जहां कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा वहां पे क्या हो जाएगा आपका, वहां पे SN1 रिएक्शन ज्यादा होगा। तो इसके केस में 3 डिग्री वाले केस में सबसे ज्यादा SN1 होगी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि वो डिपेंड करता है और कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल इस केस में बन रहा है, इसलिए यहाँ पे SN1 ज्यादा हो। अब अगर SN2 की बात करो तो SN2 में एक फैक्टर और आता है, क्योंकि यहां पे होना है बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक होगा, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन होगा, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्जन बैक साइड अटैक होना है। तो देखो होता क्या है, यहाँ पे एक फैक्टर और आ जाता है, उसको बोलते हैं हम स्टीयरिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब समझते हैं, रुकावट आ गई। देखो रुकावट आ गई, जैसे मान लो कि ये कौन है, ये है देवांग। कौन है यहाँ पे, देवांग खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई कोई गोल है, इसको अचीव करना है इनको, है ना, इधर से ही जाना है। अब यहाँ पे पहले क्या हुआ कि पहले पूरा रास्ता खाली था, पहले पूरा रास्ता क्या था, खाली था। तो पूरा रास्ता जब खाली था तो देवांग आराम से गए, गोल अचीव करके चले आए, इजी था प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या लगा दिए गए, बड़े बड़े एकदम खली काइंड ऑफ बाउंसर लगा दिए गए, एकदम 3 खड़े हैं। अब देवांग को क्या करना पड़ेगा, इनके साथ फाइट करनी पड़ेगी ना, इन बाउंसर्स के साथ। अब क्या होगा इनको, पहले ये फाइट करेंगे, फिर जीतेंगे, तब इधर से जाएंगे, तब अपने गोल को अचीव करेंगे। तो 3 डिग्री के केस में क्या होता है, SN2 अगर कराना है और हमारे पास है 3 डिग्री, ये 3 डिग्री है, तो होना क्या है कि इधर से आना है न्यूक्लियोफाइल को SN2 के लिए। न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो यहाँ पे ये जो ग्रुप लगे हुए हैं ना, ये रुकावट पैदा करेंगे।
जितने बड़े बड़े इस तरीके के ग्रुप लगे हैं वो क्या करते हैं, स्टीयरिक हिंड्रेंस कॉज करते हैं। ये यहाँ पे रास्ते में क्या करते हैं, स्टीयरिक हिंड्रेंस, रुकावट पैदा करते हैं, जिसकी वजह से उतना अच्छा अटैक यहाँ पे नहीं हो पाता है। इधर से तो इस, हाँ जी, हाँ तो पीछे से मतलब इसको इधर से ही आना है। जिस तरफ ये बल्कि बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं ना, इधर से ही इसको आना है, एक्स को इधर से निकलना है और न्यूक्लियोफाइल को इधर से आना है। यहाँ बड़े बड़े से ग्रुप लगे हुए हैं, तो इधर से अगर अटैक करना है इसको, तो ये जो ग्रुप लगे हुए हैं ये क्या करते हैं, स्टीयरिक हिंड्रेंस कॉज करते हैं, 3D स्पेस में क्या करते हैं, रुकावट डालते हैं जाने के लिए। तो इस केस में ये जो 3 डिग्री वाला है, इस केस में SN2 का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये 2 डिग्री है तो ये जो रोकने वाले फैक्टर हैं ये क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, है ना। इसको यहां से निकलना है और इधर से किसको आना है, न्यूक्लियोफाइल को। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 डिग्री वाले में थोड़ा सा फैक्टर आपका कम हो जाएगा, 2 फैक्टर आ जाएंगे, और 1 डिग्री वाले में क्या होगा, हाँ। अच्छा, इसको रूल की तरह नहीं याद रखना है, अभी इसमें कुछ कुछ वैसी चीजें भी आएंगी जिनको बताते हैं अभी आपको। इन जनरली तो ऐसा होगा कि 3 डिग्री में आपका क्या होगा कि स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से 3 डिग्री में कम होगा SN2, 2 डिग्री में उससे ज्यादा, और 1 डिग्री में सबसे ज्यादा होगा। कौन सा मैकेनिज्म, SN2 वाला, क्योंकि इसमें होना है बैक साइड अटैक, और बैक साइड में कौन से लगे हुए हैं, एल्काइल ग्रुप अटैच है बड़े बड़े, तो वो क्या करेंगे आपका, वो आपका यहाँ पे रुकावट डालेंगे। ठीक, ये तो जो बात है ये तो मोटी मोटी बात है जिसको बच्चा ऐसे याद रखता है कि किसमें SN1 ज्यादा होगा और किसमें SN2 ज्यादा होगा। बेसिक जो बात है उसमें क्या याद रखना है, जैसे मान लो कि कहीं पे साथ में ये है ना, ये कंपाउंड है। अब इसके साथ साथ मान लो आप बगल में इसके लगा दो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो यहाँ पे। हाँ, NO2 भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये CO लगा दिया आपने, CO क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। CO क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। ठीक, देखो यहाँ पे जब TS बनेगी तो TS कैसे बनेगी, अगर न्यूक्लियोफाइल आता है इधर से अटैक करने तो TS कैसे बनेगी, ये CH2 है, ये CO है, यहां से X माइनस निकलेगा, बाकी जो सारे फैक्टर है वो तो लगे रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इधर पे आके कौन अटैक करेगा, इधर से आएगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है इधर से माइनस चार्ज लिए हुए, इधर से ये माइनस चार्ज से ये स्पीसीज कहाँ जा रही है, ये बाहर निकल रही है, और ये यहां से इन हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या काम आएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, यहां से नहीं, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ऊपर की तरफ पुल करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को ये पुल करता है
इलेक्ट्रॉन को ये यहां से खींच लेता है, तो इस ट्रांजिशन स्टेट पे क्या फर्क पड़ेगा? चार्ज वाइज कोई फर्क पड़ने वाला है? सी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उससे क्या फायदा होगा? न्यूक्लियोफाइल की पक्का? हम्म। हम्म। इसको डायरेक्ट इस पे ना अटैच कराओ, इसको डायरेक्ट एक्स पे नहीं अटैच कराते, कार्बन पे अटैच कराते। इससे दूसरा ही केस बन जा रहा है। इसको एक CHO और इस पे अटैच कराते। एक मॉलिक्यूल लेते हैं CH2X और यहां पे लग गया ये CHO। इस मॉलिक्यूल को देखो, इस मॉलिक्यूल में अगर न्यूक्लियोफाइल को आना है, न्यूक्लियोफाइल को इधर से अटैक करना है, और कौन सी मैकेनिज्म होनी है? SN2 होनी है। तो SN2 अगर इसमें होती है, तो SN2 में इसको तो निकलना है, ये निकलेगा। ये जो CHO ग्रुप है, ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। तो इससे क्या फायदा होगा? इस पे, इस कार्बन पे को, इस कार्बन पे कोई फायदा या नुकसान होगा? जिस पे डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन अटैच है, उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उससे क्या फायदा होगा? उस पे पॉजिटिव चार्ज आने से क्या फायदा होगा? हम्म। हाँ, CHO कंप्लीट विड्रॉइंग है। तो उस पे अगर उस पे इसकी वजह से उससे पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है CH2 वाले पे, तो इससे हमें कोई फायदा मिल रहा है? क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान? क्यों? क्योंकि उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे SN2 ज्यादा होनी चाहिए अच्छी। ठीक है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। इलेक्ट्रॉन अगर ये पुल करता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के डेवलपमेंट के चांसेस ज्यादा हैं, है ना? इस पे क्या होगा? पॉजिटिव का डेवलपमेंट क्या होगा? कार्बोकेटायन बनता नहीं है इसमें, पॉजिटिव डेवलपमेंट के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। और पॉजिटिव चार्ज अगर डेवलपमेंट ज्यादा होगा, तो इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक होने के क्या होंगे? अटैच होने के चांसेस क्या होंगे? अच्छा हो, अटैचमेंट क्या होगा? बढ़िया हो जाएगा। और अगर अटैचमेंट बढ़िया होगा, तो TS क्या होगी? अच्छी बनेगी। और TS अच्छी बनेगी, तो SN2 का रेट क्या होगा? हाई होगा।
अब देखो, इसका जो बेसिक क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था, SN2 के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, किस ईयर में पूछा गया है। एक स्पीसीज ये दी हुई है, एक दी हुई है ये, एक दी हुई है आपकी 3 डिग्री वाली, एक दी हुई है आपकी 2 डिग्री वाली, और एक ये CHO वाली दी हुई थी। 1 2 3 4 5 ये 5 स्पीसीज रिएक्टेंट दिए हुए थे, और पांचों में पूछ रहा था कि SN2 का रेट किस में ज्यादा हो, SN2 किस में फेवर होगा, फेवरेबल होगा सबसे ज्यादा। ठीक है, तो देखो, हाँ, तो क्या याद रखना है कि अगर उस कार्बन पे, जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है, उस पे अगर EWG लगा है, तो EWG लगने की वजह से SN2 का रेट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। उसकी वजह से SN2 का रेट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप खूब सारे लगे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, SN2 के रेट को इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है इसके साथ। तो यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा लगे हुए हैं, इसमें आपके और लगे हुए हैं, इसमें सबसे कम, फिर इसमें सबसे कम। तो यानी कि अगर हम लोग देखें तो SN2 का रेट सबसे ज्यादा किस में आएगा, 5th में, फिर उसके बाद किस में आएगा, फर्स्ट वाले में, फिर उसके बाद किस में आएगा, सेकंड वाले में, फिर किस में आएगा, 4th वाले में, और 3 डिग्री बेचारा इसमें किस में चला जाएगा, सबसे लास्ट में। SN1 में 3 डिग्री सबसे पहले आता था, SN2 में 3 डिग्री सबसे बाद में आ गया। तो 1 2 और 3 को तो हमने ऐसे ही कंपेयर कर लेना है स्टेरिक हिंड्रेंस की बेसिस पे, कि 3 डिग्री में क्राउडिंग ज्यादा हो गई ग्रुप्स की, जहां पे क्राउडिंग ज्यादा हो गई प्लस वाले की, वो क्या कर देगा, आपका स्टेरिक हिंड्रेंस कर दिया, जिसकी वजह से रेट कम हो गया। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाएगा तो कैसे सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपका SN2 जो होता है यहाँ पे बढ़ जाता है। तो SN2 इसमें सबसे ज्यादा हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है, बिल्कुल। अब देखो, SN1 और SN2 की ही बात कर रहे हैं, और इसमें हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कि न्यूक्लियोफाइल के नेचर से क्या बात आएगी SN1 और SN2 के रेट में। तो इसमें क्लियर कट बात याद रखिए कि SN1 के रेट के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का कोई इफेक्ट नहीं है, और SN2 की अगर बात करो तो SN2 में न्यूक्लियोफाइल के सारे फैक्टर काम करेंगे। मतलब न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ा दो तो रेट बढ़ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल को अगर छोटा ले लो, साइज क्या हो इसका, छोटा ले लो, तो साइज स्मॉल होगा, तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से, बड़े बड़े ग्रुप भी लगे हुए हैं तो ज्यादा अच्छे तरीके से ये बैक साइड अटैक कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल का अगर आपका साइज छोटा है तो रेट हाई होगा। न्यूक्लियोफाइल
अगर स्ट्रांग है तो रेट हाई होगा। ये सारी कंडीशन है किसके लिए? SN2 के लिए। SN1 में न्यूक्लियोफाइल वीक भी है तो भी चलेगा, स्ट्रांग है तो भी चलेगा, वीक ही ले लेते हैं इन जनरल। कंसंट्रेशन हाई लो 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 उससे कोई फर्क SN1 में पड़ता नहीं है। कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता ही नहीं है, कार्बोकेटाइन रिपोर्टेड नहीं है, TS रिपोर्टेड है, ट्रांजिशन स्टेट। कहीं पे भी ये नहीं बताएंगे कार्बोकेटाइन बन रहा है। बोलिए बोलिए। TS जो, हाँ, कंसिडरेबल टाइम के लिए नहीं होती है पर होती है ना, उसको तो TS की बेसिस पे ही आपको डिफाइन ही किया गया है SN2 को। फर्स्ट वाले में SN1 में कार्बोकेटाइन रिपोर्टेड है कि भैया कार्बोकेटाइन क्लियर कट बनेगा ही बनेगा। ये एक कंपाउंड है, यहाँ पे I लगा हुआ है, यहाँ पे F लगा दिया, यहाँ पे Br लगा दिया और एक जगह पे Cl लगा दिया। बोल रहे हैं कि SN1 का रेट बताइए किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा। A, B, C, D। क्यों? आयोडीन इजीली क्या करेगा? देखो ध्यान से अगर देखो तो ये सारे फैक्टर, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन लगा हुआ है, साइक्लोहेक्सेन वाला फैक्टर तो कॉमन है, सब में ही है। तो SN1 में हम लोग एक चीज और भी देखते थे कि लिविंग ग्रुप अगर अच्छा है, लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी के ऊपर SN1 का रेट डिपेंड करता था। लिविंग ग्रुप अगर अच्छा है तो आपका SN1 का रेट ज्यादा होगा। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी मैंने आपको क्या बताई थी? I माइनस की सबसे ज्यादा, फिर Br माइनस की, फिर Cl माइनस की, फिर F माइनस की। तो वही ऑर्डर हो जाएगा SN1 का भी। तो I वाले में सबसे ज्यादा, फिर Br वाले में, फिर क्लोरीन वाले में, और फिर किस में हो जाएगा? फ्लोरीन। सबको क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ खास बात थी नहीं, एक फैक्टर तो कॉमन था, साइक्लोहेक्सेन सब में कॉमन दे दिया था और खाली लिविंग ग्रुप चेंज किया था, और पूछा भी इन्होंने SN1 के लिए था। तो SN1 में क्या देखना है हमको? कार्बोकेटाइन सब में सेम बनेगा। SN1 में आप लिविंग ग्रुप को यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते थे। अब देखो SN1 और SN2 में जो सॉल्वेंट लेते हो, सॉल्वेंट से भी पहचानते हैं हम कि रिएक्शन किस टाइप का होगा। कभी कभी क्या करते हैं, रिएक्टेंट दे देंगे और उसके ऊपर सॉल्वेंट लिखा होगा, उससे आपको पहचानना होगा कि रिएक्शन SN1 हो रहा है या SN2 हो रहा है। उसके हिसाब से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो SN1 में ध्यान रखिए कि जैसे तुम ले लो H2O ले लो, SN1 के लिए H2O ले लो, एल्कोहल ले लो,
ये SN1 के रिएजेंट हो जाएंगे। और SN2 में अगर लेना है आपने तो SN2 में याद रखो एसीटोन ले लीजिए, एक होता है DMSO बोलते हैं सॉल्वेंट। हाँ, अच्छे अच्छे न्यूक्लियोफाइल DMF होता है एक, इसको ले सकते हैं। अब एक DMSO डाइमिथाइल सक्सीनेट करके कुछ होता है DMSO। फुल फॉर्म भी बता देती हूँ। अब देखो एक क्वेश्चन है आपका 2020 में आया हुआ है, ध्यान से देखो, जो चीज आप पढ़ चुके हो उसी से रिलेटेड है। बोल रहे हैं RX SN1 मैकेनिज्म दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहले से ही दे रखा है कि ये क्या है, SN1 मैकेनिज्म है। RX R प्लस X माइनस बनाता है, फिर उसके बाद ऐसे दिखा रहे हैं R प्लस और X माइनस का सेपरेशन हो रहा है, फिर Y माइनस यहाँ पर आकर के अटैक कर रहा है, RY बन जाता है और X माइनस अलग हो जाता है। तो SN1 में यही होता है, यही लिख के दिया है इन्होंने। उसके नीचे लाइन लिखी हुई है स्टूडेंट राइट्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड ऑन गिवन मैकेनिज्म। एक स्टूडेंट कौन सी जनरल कैरेक्टरिस्टिक इसके बेसिस पे लिख सकता है? जनरल कैरेक्टर्स लिखे हैं एक स्टूडेंट ने ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैकेनिज्म। कौन से सही है कौन से गलत है यही बताना है आपने। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। हाँ, R और Y सिंगल बॉन्ड से ही रिलेटेड है। क्या लिखा है देखो इसमें, फर्स्ट में लिखा है रिएक्शन इज फेवर्ड बाय वीक न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन इज फेवर्ड बाय वीक न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हम किस में लेते हैं? इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें पूछ रहे हैं कौन कौन सा करेक्ट है। रिएक्शन इज फेवर्ड बाय वीक न्यूक्लियोफाइल। दूसरा दे रहे हैं R would be easily formed if substituent R bulky। SN1 में R प्लस जो होता है ये बनता है जब सब्स्टिट्यूएंट बल्कि लगे हुए होंगे। SN1 में R प्लस का मतलब है कार्बोकेटायन जल्दी बनेगा जब जो ग्रुप लगे हुए हैं वो बड़े बड़े लगे होंगे तब। पहले वाले सेंटेंस की बात नहीं कर रही हूँ, दूसरे वाले की। पहली वाली तो इसकी फेवरेबल कंडीशन है ही, वीक न्यूक्लियोफाइल लोगे तो SN1 ज्यादा होगा। दूसरे की बात कर रहे हैं। तीसरा लिखा हुआ है द रिएक्शन इज अकम्पनीड बाय
और फोर्थ दिया हुआ है रिएक्शन इज फेवर्ड बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट। चलो SN1 की सारी कंडीशन याद करो और SN1 की सारी कंडीशन के साथ इसको मैच या मिसमैच करना है। करेक्ट पूछा है, नीचे आंसर्स कुछ अलग तरीके से दिए हैं, A B D ओनली ऐसे करके दिया हुआ। तो कौन कौन से सही होंगे, अब कई सारे सही होंगे, अपने को बताना है। बाकी लोग भी सोचें। हाँ, पीछे वाली स्लाइड। अच्छा, बाकी लोग बताएं। क्या देखना है मुझसे पूछ लो। क्या देखना है? अच्छा, देखो पहला वाला स्टेटमेंट देखो, वीक न्यूक्लियोफाइल को बोल रहे हैं कि फेवरिंग कंडीशन होगी SN1 के लिए। ठीक बात है, स्ट्रॉन्ग अगर न्यूक्लियोफाइल होगा तो फेवरिंग कंडीशन होती है, फेवरेबल कंडीशन होती है SN2 के लिए। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होता है तो SN1 की फेवरेबल कंडीशन है, तो ये सही हो गया। दूसरा बोल रहे हैं कि R प्लस वुड बी इजिली फॉर्म्ड इफ सब्सटीट्यूएंट आर, बल्कि यानी कि जो R लगे हुए हैं अगर वो बड़े बड़े हैं तो क्या कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा या ज्यादा इजिली बनेगा? तो सही बात है कि अगर आने वाले ग्रुप इधर से जो है वो बड़े बड़े लगते हैं तो आपका R प्लस जो होता है वो इजिली फॉर्म हो जाता है, कार्बोकेटायन इजिली फॉर्म होता है अगर बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए होते हैं। इसी वजह से 3 डिग्री में SN1 ज्यादा होती है 2 डिग्री और 1 डिग्री के कंपैरिजन में, तो ये भी सही हो गया। तीसरा देखते हैं, रिएक्शन इज एकम्पनीड बाय रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन का मतलब D और L दोनों बनेंगे। तो ये बात आपकी हमारी पहले ही हुई थी कि जो SN1 है उसमें कार्बोकेटायन है तो दोनों तरफ से अटैक होगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, D और L दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, तो ये भी सही हो गया। डी ऑप्शन को देखते हैं, रिएक्शन इज फेवर्ड बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसमें हम लोग को नॉन पोलर सॉल्वेंट नहीं चाहिए। कौन सा सॉल्वेंट चाहिए SN1 में? पोलर चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हमारा रॉन्ग है। राइट आंसर कौन कौन से हो गए? ABC। क्लियर है? एक लास्ट क्वेश्चन कर लो फिर तुम्हारी क्लास करते हैं। चार मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, KI इन एसीटोन, अंडरगो SN2 रिएक्शन। SN2 कर रहा है, वैसे भी दिख रहा है KI कैसा होता है? पोलर है ना? और एसीटोन क्या है आपका? KI। हाँ, KI आपका क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल देगा कौन सा? I माइनस। और एसीटोन कैसा है? पोलर तो है पर एप्रोटिक है, पोलर एप्रोटिक, पोलर
ए प्रोटीन, पोल्स तो बनेंगे लेकिन प्रोटॉन नहीं देगा। तो SN2 की कंडीशन तो वैसे ही दिख रही है, क्वेश्चन में लिख भी दिया है कि SN2 कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं इन्होंने, पूछा है इन्होंने रेट्स ऑफ रिएक्शन वेरी एज, 4 सब्स्टिट्यूएंट है, एक है आपका CH3Cl, इसको लिखा है P, एक है आपका CH3CH3CHCl, इसको लिखा है इन्होंने Q, एक है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl ये है, इसको लिखा है R, और एक इन्होंने बेंजीन रिंग के साथ अटैच करा दिया। ये इसको लिखा है S। बताना क्या है, चारों आपके जो PQRS हैं इसमें रेट सबसे ज्यादा किस में होगा, मतलब ऑर्डर लिखना है आपको। SN2 रिएक्शन हो रही है और ऑर्डर लिखना है। ऑप्शंस भी बता दूं, रेट बताना है आपने, ऑप्शंस भी लिख देती हूँ। देखो P और Q में तो तुम्हें सीधे सीधे पता चल रहा होगा कि जो 2 डिग्री वाला है उसमें SN2 कम होगा, 1 डिग्री वाले में SN2 ज्यादा होगा। इसका मत, कौन सा कीटोन नहीं लगा हुआ है, हाँ यहाँ पे CO ग्रुप ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और ये जो बेंजीन रिंग होती है ये पूरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ऑप्शन बी, तब क्यू को सबसे ज्यादा दे रहे हो, सबसे कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया यहाँ पे, इसकी वजह से आप इसके रेट को क्या कह रहे हो, और आर को कैसे कंपेयर कर रहे हो, आर को भी तो देखना है। हम्म, उसके डबल बॉन्ड का कोई इफेक्ट नहीं देख रहे हो, हाँ हाँ हाँ, डबल बॉन्ड कोई इफेक्ट नहीं डालेगा।
अगर आर वाले में देखो Cl निकलता है, आर वाले में अगर Cl इधर से निकल रहा है तो क्या फर्क पड़ना चाहिए, इधर से निगेटिव चार्ज निकलता जा रहा है तो इस पे आना चाहिए थोड़ा सा पॉजिटिव कार्बन के ऊपर। कार्बन पे अगर पॉजिटिव आएगा तो इधर से पाई इलेक्ट्रॉन की क्या हो सकती है, शिफ्टिंग हो सकती है ना। प्लस चार्ज तो प्लस चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी तो बढ़नी चाहिए। और लोग भी बताएं, दो ही लोग। हाँ, मतलब रजत बता रही है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग भी सोचें थोड़ा सा। देखो इलेक्ट्रॉन को खींचता ये भी है, ये वाला ग्रुप भी जो होता है ना डबल बॉन्ड वाला, ये भी खींचता है। हाँ, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये वाला जो है ना, ये सी डबल बॉन्ड ओ, और ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग भी क्या होती है, माइनस आई इफेक्ट कॉज करती है। EWG है ये भी, ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ये माइनस एम इफेक्ट भी कॉज करेगा, ये रिंग भी हो गई। तो यहाँ पे फैक्टर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से ये क्या बन जा रहा है, मेजर वे में बन जा रहा है। तो अगर हम ऑर्डर देखें तो एस का आपका सबसे ज्यादा ऑर्डर आएगा, एस का जो होगा ना वो सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद आपका बनेगा उसके बाद आएगा 1 डिग्री, उसके बाद आएगा आपका ये वाला, ये बीच में आएगा, और फिर आपके बाद लास्ट में सबसे आएगा आपका 2 डिग्री। सबसे लास्ट में आपका बनेगा किसके लिए, 2 डिग्री के लिए। अब आज की क्लास करते हैं आपकी ऑफ, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं कुछ और SN1 SN2 के साथ। ठीक है।